बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल फिज़िक्स। थर्मोडायनेमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो व्हाट इज़ अ प्रोसेस। व्हाट इज़ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को समझने के लिए अगर हम लोग एक छोटा सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लेते हैं और इस सिलेंडर में हम लोगों ने एक गैस जो है उसको इनक्लोज किया हुआ है और सिस्टम की एक पर्टिकुलर स्टेट है। इसके ऊपर प्रेशर P है, वॉल्यूम इसका V है, टेम्परेचर इसका T है और इसी तरीके से इसकी इंटरनल एनर्जी U एट्सेट्रा। अब अगर हम लोग इस सिस्टम में किसी भी तरह से चेंज ले आते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है। सिस्टम की स्टेट चेंज होगी तो दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलेंगे हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। हमारे पास हम इसको प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं any sort of the change in the system by changing its pressure, volume, temperature, internal energy or providing heat to the system is called process. Processes हमारे पास दो तरह के मेन हमारे पास जो टाइप्स हैं प्रोसेसेस की वो दो हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा? लेट्स से अगर हमारे पास यही सिस्टम हम लोग अगेन कंसिडर करते हैं और इस सिस्टम में अगर हम लोग किसी किस्म की चेंज ले आते हैं, लेट्स से अगर हम लोगों ने इसको सराउंडिंग से सिस्टम को हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो डेफिनेटली हमारे पास सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर इस सिस्टम के ऊपर हम लोग प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास प्रेशर जो है वो इस सिस्टम को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेगा। तो सिस्टम हमारे पास सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई, प्रोसेस हो गया, ये हमारे पास डायरेक्ट हुआ। अब अगर हमारे पास हम रिवर्स ऑर्डर में चलें, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा और अगर इसने डायरेक्ट प्रोसेस में सराउंडिंग को हीट दी थी वही हीट वापस हो जाए सिस्टम को, तो ये हमारे पास फिर प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होगा। अगर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस को एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ इट कैन बी ट्रेस बैक इन द रिवर्स ऑर्डर बाय नो चेंज इन इट्स सराउंडिंग, दैट प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आइडियली हमारे जो रियल लाइफ है इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस 100% रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता कुछ प्रोसेसेस को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं एज ए रिवर्सिबल, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों के पास 100% रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ आइस अगर हम ले लें या हम लोग वेपराइजेशन ले लें तो ये हमारे पास अगर हम लोग आइस है उसको स्लोली हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोसेस में ये हो जाएगा, आइस से वाटर बन जाएगा और अगर हम उसी से हीट को वापस लेना शुरू करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आइस बन जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस अगर हम वेरी स्लोली कैरिड आउट करेंगे तब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अदरवाइज हमारे पास ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर हम कंक्लूड करें तो ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग एग्जैक्टली ट्रेस बैक कर रहे हैं इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट एनी चेंज इन द सराउंडिंग, दैट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मोस्टली प्रोसेस हमारे पास नेचर में इरिवर्सिबल हैं, 100% हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास क्या होंगे जी? इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होगा जो आप कह सकते हैं कि जिसको हम लोग ट्रेस बैक इन रिवर्स ऑर्डर ना कर सकें।
क्योंकि अगर वो डायरेक्ट प्रोसेस में अगर हीट जो है वो प्रोवाइड करता है सराउंडिंग को, तो रिवर्स ऑर्डर में वो आप कह सकते हो उतनी हीट जो है वो सराउंडिंग प्रोवाइड नहीं करती सिस्टम को, तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल होगा। बहुत सारी एग्जांपल हैं, क्योंकि हमारे पास डेली लाइफ में ज़्यादा जो प्रोसेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने हाथ जो है उनको रगड़ते हो, रब करते हो, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट सराउंडिंग को जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसे किया, हीट प्रोड्यूस हुई, सराउंडिंग को चली गई, अगर हम वापस करते हैं तो वो हीट वापस नहीं आती। सो मीन्स कि हमारे पास ऐसे मोस्टली जो प्रोसेस डील करते हैं इसके साथ फ्रिक्शन के साथ, वो सारे आप लोग कह सकते हो कि इरिवर्सिबल है। इसी तरीके से एक्सप्लोजन आप लोगों के पास वंस हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता, ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, ऑफ एनर्जी। भाई हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, किस बेस पे बोल रहे हैं? बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम ये एक सिस्टम ले लेते हैं और सिस्टम हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर हम लोगों ने गैस इनक्लोज की हुई है, और अगर हम लोग इसको इसकी जो स्टेट है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अगर हम लोग इसको डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली ये सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने पे इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल रिक्वायर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी। दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एज वेल एज विद द पिस्टन। डेफिनेटली पिस्टन अपनी जगह से ऊपर जाएगा। अगर इसकी ये इनिशियल स्टेट थी तो ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो सिस्टम आप लोगों के पास एक्सपेंड हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं कि अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है और अगर सिस्टम हमारे पास सराउंडिंग को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मीन्स वर्क हैज़ बीन डन। सो जो हमने हीट इसको प्रोवाइड की उसने सिस्टम को एक्सपेंड करा दिया। क्या उस सिस्टम की जो कंडीशन है वो भी चेंज हुई? मीन्स कि उसका टेम्परेचर उतना ही है या ज़्यादा हो गया? तो डेफिनेटली सिस्टम का टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या है भाई, बढ़ रहा है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि आप लोगों के पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। सो इसका मतलब ये है कि हमने जो हीट डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड की थी वो यूटिलाइज हो रही है फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी प्लस इन डूइंग वर्क। सो अगर हम लोग इसकी मैथमेटिक्स लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जो हीट हमने इसको प्रोवाइड की उस हीट ने उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया और प्लस कुछ उसमें साथ में वर्क कर दिया जी। तो अगर हम लोगों ने जितनी इसको हीट प्रोवाइड की है, लेट से अगर हम लोग इसको कहते हैं जी कि हम लोगों ने 100 जॉल ऑफ हीट इसको प्रोवाइड की है, 100 में से 30 जॉल जो है वो लेट से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और 70 जॉल जो है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली सिस्टम ने वर्क किया। सो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ रही है, इसी वजह से हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। So it is consistent with the law of conservation of energy. So ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब कुछ कन्वेंशंस हैं जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं और वो ये है कि अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हों उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम उसको हम लोग पॉजिटिव, जो हीट प्रोवाइड करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे और जो हीट सिस्टम से हम लोग लेंगे उसको नेगेटिव लिया जाएगा। इस तरीके से सिस्टम का अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस वक्त हमारे पास इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो उस वक्त हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। इसी तरीके से इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे एंड इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं,
डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, सॉरी माइनस डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब यहां पर हमारे पास डेल यू इंटरनल एनर्जी, डेल क्यू हीट प्रोवाइडेड और माइनस डेल डब्ल्यू दैट इज वर्क डन। सो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि हमारे पास हीट फ्लोइंग इन या एनर्जी फ्लोइंग इन बराबर नहीं आ रही एनर्जी फ्लोइंग आउट। इन अगर हमारे पास फ्लो हुई है 100, एन अगर हमारे पास कितनी हुई भाई 100, तो जो फ्लो आउट होगी वो कितनी है भाई 70। तो डिफरेंस तो आप लोगों के पास बच गया कितना 30। इट मीन्स ये 30 जॉल ऑफ एनर्जी जो है वो सिस्टम ने उसको रख ली है, सिस्टम ने उसको रिटेन कर ली है। सो इंटरनल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिटेन बाय द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिटेन बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब थोड़ा सा एक और एंगल से बात करते हैं जी। हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उस पर हम लोग सीरीज ऑफ चेंजेस लाते हैं, उसकी हम लोग स्टेट्स को बार बार चेंज कर रहे हैं और स्टेट्स को चेंज करते करते दोबारा हम लोग उसको उसी पहली वाली स्टेट पे ले आए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा था ये साइक्लिक था। एज एग्जाम्पल हमारे पास मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ कि लेट से हमारे पास इधर को प्रेशर है, इधर को वॉल्यूम है। लेट अगर सिस्टम की ये स्टेट थी और इसमें हम लोगों ने कोई चेंजेस लाई, वॉल्यूम में प्रेशर में कुछ चेंजेस हम लोगों ने लाई और सिस्टम की स्टेट 1 से चला गया किस पे स्टेट 2 में। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्टेट 2 से किस में आ गया भाई स्टेट 3 में, और स्टेट 3 से हम लोग इसको वापस ले जाते हैं किस में स्टेट 1 में। ये पॉइंट समझ लें जरा जी कि स्टेट 1 से हम स्टेट 2 में आए, स्टेट 2 से हम लोग स्टेट 3 में गए, स्टेट 3 से वापस स्टेट 1 में गए, तो हमारे पास सिस्टम दोबारा सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरा और वापस अपने उसी पोजीशन पे आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया। तो इस वक्त हम लोग बोलेंगे इसको साइक्लिक प्रोसेस। चूंकि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट नॉट ऑन द पाथ। आप इधर से इधर को गए, इधर गए, इधर गए, लेकिन आप वापस उसी जगह पे आए हो, इट मीन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। स्टेट फंक्शंस हम बोलते ही उनको हैं। एज एग्जाम्पल आप देख लें, स्टेट फंक्शन आप लोग उसको बोलोगे, लेट से अगर आप लोगों के पास ये एक स्टेट है, ये आपके पास दूसरी स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए आपके पास डिफरेंट वे हो सकते हैं। आप जिधर से भी जाओ, इस रास्ते से जाते हो, इधर से जाते हो या इधर से जाते हो, आप लोगों के पास हर बार जो वैल्यू इसकी स्टेट की इधर आ रही थी वही आएगी। इट मीन्स इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है या स्टेट वेरिएबल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है भाई, एक स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन है इट मीन्स कि अगर हमारे पास प्रोसेस जो है वो साइक्लिक चला था तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्टेट जो पहले थी वो दोबारा उसने वही स्टेट अटेन कर लिए। अगर दोबारा स्टेट अटेन कर लिए इट मीन्स कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो आपके पास यही इक्वेशन जो ऊपर है, इक्वेशन 1 जो है, यही आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इट मीन्स कि आप लोगों ने सिस्टम को जितनी हीट प्रोवाइड की है वो यूटिलाइज हुई है सिर्फ किस में भाई, वर्क डन में। यही आप लोगों के पास हीट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल है। हीट इंजन में भी आप लोगों के पास साइक्लिक प्रोसेस जो है उसको ऑपरेट किया जाता है। साइक्लिक प्रोसेस जब ऑपरेट किया जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है भाई कि आपके पास इंटरनल एनर्जी में तो चेंज आता नहीं है। सो आप लोग जो उसको हीट प्रोवाइड करते हो वो कन्वर्ट होती जाती है सिर्फ और सिर्फ यूजफुल वर्क में। तो ये हमारे पास
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास 3 चीज़ों को रिलेट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितनी चीज़ों को रिलेट करता है? 3 चीज़ों को रिलेट करता है, जिसमें एक आप लोगों के पास यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नंबर 2 हमारे पास ये कहता है कि एनर्जी जो है ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, सॉरी इंटरनल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। और तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि हीट एनर्जी इज़ इन ट्रांजिट, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो 3 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज़ जो है इनको ये रिलेट करता है। और क्या क्या है भाई? पहली चीज़ 3 आपको सिंगल फार्मूलेशन में 3 इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। पहली इन्फॉर्मेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हीट एनर्जी जो है दैट इज़ इन ट्रांजिट। और तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है क्या इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे आपके साथ थर्मोडायनेमिक्स किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।